नमस्कार। महाराणा अपने सैन्य दल के साथ दिल्ली की ओर बढ़े चले जा रहे थे। राणा संग्राम सिंह वीरता, शौर्य और पराक्रम में कितने ही बढ़े चढ़े हों, लेकिन एक मामले में बाबर महाराणा से आगे था। वह छल बल का प्रयोग करके भी युद्ध जीतने में विश्वास रखता था, जबकि इस विधा से महाराणा सर्वथा अनभिज्ञ थे। अपनी कूटनीति के तहत बाबर ने सांगा के पास संधि का प्रस्ताव रखा। शत्रु के हथियार गिरा देने पर अथवा उसके संधि प्रस्ताव पर राजपूत कभी विश्वासघात नहीं करते थे। संधि की बातचीत में 1 महीना बीत गया। युद्ध के लिए उत्तेजित राजपूत सेनाओं में ढीलापन उत्पन्न हो गया। वे खानवा में डेरा डाले रहे। भारत की देशभक्ति को बाबर ने संधि के छलपूर्ण प्रयास से धूमिल कर दिया। बाबर ने इतने विशाल सैन्य दल को झांसा देकर संधि के झूठे झूले में झुलाते झुलाते उन्हें सुला दिया और इस देरी का उपयोग स्वयं अपने सैन्य दल को सुदृढ़ करने में और घर के भेदी ढूंढने में करता रहा। जैसे ही उसका मंसूबा पूरा हुआ, उसने युद्ध की घोषणा कर दी। 17 मार्च 1527 को प्रातः 9 बजे के लगभग रणभेरी बज उठी तथा राणा ने भी अपने सेना के बाएं सैनिक दल को मुगल सेना के दाहिने दल पर धावा बोलने का आदेश दे दिया। यह आक्रमण इतना तीव्र था कि मुगल सेना इस प्रारंभिक आक्रमण को सहन न कर सकी और बाबर को अपने दाहिने दल की सहायतार्थ तुरंत बिन तैमूर सुल्तान को ससैन्य उधर भेजना पड़ा। राणा सांगा ने अपने हाथी पर बैठे बैठे युद्ध की परिस्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि उधर से मुस्तफा रूमी की तोपें आग उगल रही थीं। गोलों से राजपूत बड़ी तेजी से मारे जा रहे थे और शत्रु की सेना तोपों के पीछे सुरक्षित थी। उन्होंने एक साथ अपनी विशाल सेना को शत्रु दल पर टूट पड़ने की आज्ञा दी। राणा की ललकार सुनते ही समस्त राजपूत सेना अपने प्राणों का मोह त्याग कर एक साथ आंधी की तरह शत्रु के गोलंदाजों पर टूट पड़ी। उस भयानक विपद के समय उस्ताद अली तथा मुस्तफा ने राजपूतों पर गोलों की भीषण वर्षा की। उस मार में बहुत से राजपूत एक साथ मारे गए, लेकिन आग के गोले बरसाती तोपों की परवाह न करते हुए धराशायी होते हुए भी मेवाड़ी वीर तोपचियों तक जा पहुंचे। कितने रोमांचकारी क्षण रहे होंगे वे, जब मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे वीर अपने प्राणों की परवाह किए बिना आग बरसाती तोपों को छीनने के लिए तोपचियों पर झपटे होंगे। उनकी वीरता अद्भुत थी। वे तोपों को छीनने ही वाले थे कि विश्वासघात हो गया। महाराणा सांगा का एक विश्वस्त प्रमुख सेनापति धोखा कर गया। उस विश्वासघाती का नाम था सलहदी। वही सलहदी जो राणा सांगा का निकटवर्ती रिश्तेदार भी था। अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ वह युद्ध के निर्णायक क्षणों में बाबर से जा मिला। यह अलग बात है कि यह समाचार पाकर उसकी पत्नी ने अपने बच्चों सहित स्वयं को अग्नि ज्वाला में प्रवेश कर तन त्याग दिया। जो भी हो, बाबर की योजना तो सफल हो ही गई थी। इसी समय बाबर ने अपनी तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। आइए अब जरा इतिहासकारों द्वारा प्रशंसित उस तुलगमा युद्ध नीति के विषय में जानें, जिसे उन्होंने बाबर की जीत का मुख्य कारण और उसकी कुशल रणनीति निरूपित किया है। यह तुलगमा और कुछ नहीं, छुपकर पीठ पर वार करना था, जिससे राजपूत पूरी तरह अनभिज्ञ थे। उन्होंने तो बाबर की हार कर भागती सेना पर भी हथियार नहीं चलाए, लेकिन बाबर ने जिस समय युद्ध पूरे यौवन पर था,
अपनी सेना की एक टुकड़ी को राजपूत योद्धाओं पर पीठ पीछे से आक्रमण करने भेज दिया। रुस्तम खान तुर्कमान तथा मुनीम अख्ता ने अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ चक्कर काटते हुए राजपूत सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया। जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक राजपूतों के कई शूरवीर सेना नायक चंद्रभान, भूपत राय, माणिकचंद, दलपत आदि धराशायी हो गए। हसन खां मेवाती भी गोली का शिकार हो गया। इस कुटिल आक्रमण का सामना करते हुए रावत जग्गा, रावत बाग, करमचंद आदि कई सरदार भी मारे गए। इन योद्धाओं के साथ हसन खां मेवाती भी थे। हसन खां मेवाती का बलिदान इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने बाबर के जिहाद के प्रभाव में आए बिना भारत के लिए लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे। ऐसी गंभीर स्थिति में राणा ने स्वयं को भी युद्ध में झोंक दिया। युद्ध करते हुए राणा सांगा की एक आंख, एक हाथ, एक पैर क्षतिग्रस्त हो गए और उनके शरीर में करीब 80 जख्म आए। बावजूद राणा सांगा युद्ध के मैदान में डटे रहे, परंतु दुर्भाग्यवश अचानक राणा सांगा के सिर में तीर लगने से वे मूर्छित हो गए। राणा के विश्वस्त सहयोगियों अजमेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के मालदेव और सिरोही के अखैराज ने तत्काल राणा को युद्ध स्थल से बाहर निकाल लिया। युद्ध भूमि में उपस्थित राजपूतों ने अंतिम दम तक लड़ने का निश्चय किया तथा राजपूत सैनिकों को राणा के घायल होने और युद्ध स्थल से चले जाने की बात मालूम न हो और उनका मनोबल बना रहे, इसके लिए हलबद काठियावाड़ के शासक झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा को राणा सांगा के राज्य चिन्ह धारण करवाए गए तथा उन्हें हाथी पर बैठा दिया गया। कुछ समय तक झाला अज्जा के नेतृत्व में युद्ध चला। राजपूत वीरतापूर्वक लड़े, परंतु तोपों के गोलों के समक्ष उनकी एक न चली। दिन ढलते ढलते युद्ध का पासा पलट गया। युद्ध भूमि पर मृतक तथा घायल राजपूतों के अलावा कोई राजपूत दिखाई नहीं दे रहा था। बाबर की विजय निर्णायक कही गई। लाशों के टीले और कटे हुए सिरों की मीनाने बनाकर विजय की प्रसन्नता प्रकट की गई। भारत का इतिहास स्याही से नहीं बल्कि वीरों के शोणित और तलवारों से लिखा गया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमने कभी भी आक्रांताओं के सामने समर्पण नहीं किया। स्वर्ण सुंदरी के लोभी विदेशी जब जब भारत की ओर बढ़े, हमारे वीरों ने उनका स्वागत लपलपाती तलवारों से किया। खानवा के युद्ध क्षेत्र में ना तो बाबर जीता था और ना उसकी तोपें जीती थीं। खानवा में जीता था विश्वासघात और जीती थी बाबर की छलपूर्ण नीतियां। भारत के शेरों ने अपने शौर्य का परिचय दे दिया था। उसे इतिहासकारों ने उचित सम्मान और उचित स्थान इतिहास में नहीं दिया। राणा सांगा ने जिस प्रकार अनेकों राजाओं का संघ बनाकर एक बड़ी सेना तैयार की और उस सेना से शत्रु को जिस प्रकार विचलित कर उसके तोप खाने पर अपने असंख्य बलिदान देकर नियंत्रण स्थापित करना चाहा था, वह भी तो एक इतिहास है। यदि लोग बाबर की कथित जीत को पढ़ते हैं तो तोपों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने वाले इन सैनिकों के अदम्य साहस को भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस अवसर पर निश्चय ही हमें सही इतिहास से मार्गदर्शन लेना चाहिए बंधुओं। नमस्कार।